चलिए, तो अब आगे हम क्या देखते हैं, फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। मैंने थायरोक्सिन कैसे बनता है, क्या कैसे, सब कुछ बता दिया, ठीक है। फंक्शन, अच्छा, नोट्स में जो भी बातें लिखी आप सब कुछ देख लीजिएगा। लो मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से, ये देखो, इसमें जो भी बातें लिखी है सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। एंटागोनिस्टिक का मतलब ये मैंने बोल दिया, अपोजिट मैनर में। ये बात जो मैंने बोला कि थायरोक्सिन 3 महीने के लिए हमारे बॉडी में स्टोर होता है, इकलौता ऐसा हार्मोन है जो थायरोक्सिन हमारे बॉडी में स्टोर होता है, अदरवाइज कोई हार्मोन हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो ये सब बात आप देख लेना, 80%, 20% ये सब पूछा जाता है डायरेक्टली, डायरेक्टली एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, ये बात आपसे कोई पूछेगा नहीं वैसे कि डेली हमें कितना आयोडीन खाना चाहिए, वैसे खाना चाहिए 130 माइक्रोग्राम, ठीक है। ये सब बात कोई पूछेगा नहीं। और आपको पता है कि अगर आयोडीन में हमारे फूड में आयोडीन की कमी होगी तो धीरे धीरे थायरोक्सिन का लेवल हमारे बॉडी में घटेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार कोई सिम्टम्स आ जाए थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी के, नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी में थायरोक्सिन स्टोर्ड रहता है। हाँ, जब आप एकदम से आयोडीन खाना छोड़ दोगे तो 3-4 महीने के बाद इफेक्ट धीरे धीरे आना शुरू होंगे। अगर आप आयोडीन का अपटेक बढ़ा दिए तब तो नॉर्मलाइज हो जाएगा, लेकिन तब तक बीमारी हो गया तब जाके आप आयोडीन का अपटेक बढ़ा रहे हो तो तब तक में तो कुछ नुकसान हो जाएगा। क्या क्या नुकसान हो जाएगा वो सारा जिक्र अभी हम कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन। आ जाओ, फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन। अब आपको पता है थायरोक्सिन तो एक्चुअली क्या होता है, T4। काम T4 नहीं करता, काम T3 करता है, ठीक है। लेकिन T3 मेजोरिटी आप जानते हो T4 से ही कन्वर्ट होकर बनता है, इसलिए हम लोग आमतौर पर बोलते हैं कि चलो भाई हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन। लेकिन आप जानते हो ज्यादा एक्टिव कौन होता है, T3 होता है, ठीक है। हाँ, बनता ज्यादा T4 है, ये सच बात है, क्योंकि एंड प्रोडक्ट रिएक्शन का T4 है। हाँ, तो पहला फंक्शन एक एक करके हम बात करते हैं। ग्रोथ। अब आप जानते हो ग्रोथ 3 टाइप के होते हैं, मैंने बताया था, याद है? अरे किसी को याद है? ग्रोथ हार्मोन में भी बताया था, जो पिट्यूटरी से निकल रहे थे ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन। मैंने बोला था ग्रोथ 3 प्रकार के थे, एक होता है फिजिकल ग्रोथ, कुछ याद है क्या? एक होता है मेंटल ग्रोथ, और एक होता है सेक्सुअल ग्रोथ। मैंने फिजिकल में भी 3 टाइप के ग्रोथ बताया था, कुछ याद हो तो। मैंने कहा था एस्केलेटल मसल का ग्रोथ, एस्केलेटल ग्रोथ, एस्केलेटल मसल ही नहीं केवल, मतलब एस्केलेटल मसल नहीं, एस्केलेटल मतलब बोन, कार्टिलेज वगैरह का ग्रोथ, ठीक है। फिर मैंने कहा था विसरल ग्रोथ, मतलब इंटरनल ऑर्गेन का ग्रोथ। और मैंने कहा था मस्कुलर ग्रोथ, मसल्स का ग्रोथ, मस मस्कुलर ग्रोथ। मैंने कहा था ग्रोथ हार्मोन तीनों वो जो था पिट्यूटरी वाला ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी वाला, मैंने कहा था वो तीनों को इफेक्ट करता है फिजिकल ग्रोथ में, स्केलेटल, वेसरल और मस्कुलर। तो थायरोक्सिन भी तीनों को करता है। ये तो कॉमन हो गया दोनों में। अब याद करो, मैंने कहा था पिट्यूटरी वाला ग्रोथ हार्मोन मेंटल इफेक्ट को प्रभाव नहीं करता है, मैंने कहा प्रभावित नहीं करता, बोला था, याद है? लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन मेंटल ग्रोथ में भाग लेता है। कैसे? सीएनएस का जो डेवलपमेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट होता है, कुछ याद आ रहा है? नर्वस सिस्टम, अरे थायरोक्सिन हेल्प्स इन माइलिनेशन प्रोसेस, कुछ याद आया? कुछ याद आया? थायरोक्सिन से माइलिनेशन जल्दी जल्दी होता है, और माइलिनेशन जितना ज्यादा होगा तो सीएनएस का जो कंडक्शन, नर्व नर्व इंपल्स कंडक्शन उतना फास्ट होगा, याद आया? तो सीएनएस का जो डेवलपमेंट है उसमें भाग कौन लेता है? थायरोक्सिन। तो मेंटल डेवलपमेंट में भाग लेता है कौन? थायरोक्सिन। बात आया सेक्सुअल डेवलपमेंट, याद करो, मैंने वहां बोला था सेक्सुअल डेवलपमेंट में पिट्यूटरी वाला ग्रोथ हार्मोन थोड़ा बहुत भाग लेता है, लेकिन ये अच्छे से भाग लेता है। ये गोनैड्स के डेवलपमेंट में, गोनैड्स के डेवलपमेंट में अच्छा खासा रोल दिखाता है। यानी कि मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि ये पूरा का पूरा 3 एक्टिविटी मैंने बोला, देखो जन्म के बाद स्केलेटल, विसरल और मस्कुलर ग्रोथ तो होना ही है, गोनैड का डेवलपमेंट भी जन्म के बाद होना है, मेंटल ग्रोथ थोड़ा जन्म के पहले, थोड़ा जन्म के बाद, और इन सब में स्केलेटल, विसरल, मस्कुलर ये सब थोड़ा जन्म के पहले, थोड़ा जन्म के बाद। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि थायरोक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो जन्म के पहले भी चाहिए, प्रीनेटल, और जो जन्म के बाद भी चाहिए? यस और नो? नेटल का मतलब क्या था? जन्म। नेटलिटी का मतलब क्या था? जन्म। जो जन्म के पहले भी चाहिए और जो जन्म के बाद भी चाहिए। तो थायरोक्सिन हार्मोन जन्म के पहले भी और जन्म के बाद भी। मुझे एक बार बताओ, इतना बात बोलने के बाद क्या आपको एक बात नहीं समझ में आता है कि थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन में ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? आप ही लोग बताओ, ज्यादा प्रभावशाली कौन होगा, थायरोक्सिन या ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी वाला? बोलो।
ज्यादा प्रभावशाली कौन है? बोलो बोलो, अरे बोलो। थायरोक्सिन। ज्योति, रिभा, सो गए? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन मोर इफेक्टिव। अरे क्यों भाई मोर इफेक्टिव देन ग्रोथ हार्मोन? अरे क्यों? अरे ग्रोथ हार्मोन तो केवल फिजिकल ग्रोथ में भाग लेता था और थोड़ा बहुत सेक्सुअल डेवलपमेंट, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट आपको पता है ना, मेंटल डेवलपमेंट कितना चीजें डिसाइड करता है ह्यूमन का। मेंटल डेवलपमेंट डिसाइड होता है थायरोक्सिन से। थायरोक्सिन की कमी होगी तो भाई साहब मेंटली भी रिटार्डेड हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट इशू आ रहा है ना, एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड। हाँ, ठीक हो गया आप? हाँ, तो ये थायरोक्सिन जो है ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, चलो पहला फंक्शन मैंने बता दिया ग्रोथ। आते हैं दूसरे फंक्शन पे, मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि मेटाबॉलिज्म में दोनों बातें आती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, लेकिन हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म के ऑर्डर की। याद है ना? हाँ, क्या बोल रहा था मैं कि हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म के ऑर्डर की, और मैंने कहा था जैसा प्रभाव ग्रोथ हार्मोन का होता है मेटाबॉलिज्म पे, वैसा ही थायरोक्सिन का भी होता है। याद करो मैंने कहा था फैट का ब्रेकडाउन कराता है, याद आ रहा है? उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, सबसे अधिक फैट का कार्बो ब्रेकडाउन, फिर कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन का तो सबसे कम ब्रेकडाउन होता है, उसका तो उल्टे सिंथेसिस कराने लगता है। याद आ रहा है कुछ? है? याद आ रहा है? मैंने कहा था फैट का तो क्या हो जाएगा, लाइपोलाइसिस। कुछ याद है? लाइपोलाइसिस। और कार्बोहाइड्रेट का अपटेक, अपटेक अपटेक बाय सेल घट जाएगा थायरोक्सिन की वजह से। क्यों? और अपटेक घटने से क्या हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो बताओ कैसा हार्मोन हो गया, हाइपरग्लाइसेमिक या हाइपोग्लाइसेमिक? हाइपरग्लाइसेमिक। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज, और ग्लाइसेमिक मिक मिया 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 मिक मतलब मिया से लैग मिक हो है। रहा है बीच बीच से। लैग हो रहा है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट अपटेक घटाता है कौन? कार्बोहाइड्रेट अपटेक घटा देता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट सेल के द्वारा नहीं लिया जाएगा तो ब्लड में बच जाएगा, क्योंकि ब्लड में आया ग्लूकोज डाइजेशन के बाद। तो ब्लड में अगर वो ग्लूकोज रह जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्ट। हाइपर मतलब ज्यादा, मोर, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज, यहाँ मतलब ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे डायबिटोजेनिक हार्मोन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का तो सिंथेसिस कराने लगता है, तोड़ने की बात तो छोड़ो, प्रोटीन का तो सिंथेसिस होने लगता है। और मैंने कहा था ये तीनों ही बात फेवर करता है सेल ग्रोथ और डिवीजन को। मैंने कहा लाइपोलाइसिस होगा तो इससे क्या एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं होगा? वो एनर्जी यूज हो जाएगा सेल डिवीजन में। मैंने कहा था यहाँ पे ग्लूकोज सेल के द्वारा एनर्जी सोर्स के तौर पर कम यूज होगा, तो सेल ग्रोथ के लिए ज्यादा ही काम में आ जाएगा। और मैंने कहा था प्रोटीन, प्रोटीन तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन बनेगा तो सेल का कंटेंट बढ़ेगा, सेल का कंटेंट बढ़ेगा तो प्रोटीन बढ़ेगा तो ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो फिर बाद में एनर्जी लगा के सेल का डिवीजन भी करा देंगे। तो जो ऑर्डर मेटाबॉलिज्म में जो ऑर्डर आता था पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन का, वही ऑर्डर आएगा थायरोक्सिन का। बोलो जी, ये तो फंक्शन क्लियर हो गए। एक तो क्या, ग्रोथ, और एक तो क्या, मेटाबॉलिज्म। बोलो क्लियर है? जल्दी बोलो। तीसरा, तीसरा इंपॉर्टेंट है, पहले यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। लैग वैग हुआ है तो बोलो जल्दी से। अतीक यहाँ तक क्लियर है? अतीक सुनाई नहीं दे रहा है क्या? यस। ज्योति, यस सर। रिभा, यस। नो सर। क्या दिक्कत है? नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है थायरोक्सिन की काम थोड़ी सी अलग आ रही है, यहाँ से समझना कंसेप्ट, क्वेश्चन खूब सारे बनते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा बोला जाता है कि थायरोक्सिन एक ऐसा हार्मोन है, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, जो हमारे बॉडी में कैलोरीजेनिक इफेक्ट दिखाता है। इस वर्ड को समझो, कैलोरीजेनिक, कैलोरीजेनिक इफेक्ट का मतलब समझो। देखो कैलोरीजेनिक वर्ड आया है कैलोरी से, कैसे वर्ड आया है? कैलोरी। आपको पता है कैलोरी वर्ड एनर्जी से रिलेटेड होता है, यस और नो? मतलब कैलोरी का मतलब एनर्जी प्रोडक्शन। कहते हैं
थायरोक्सिन हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कैसे? तो एक बात मैंने अभी आपको बोला कि थायरोक्सिन हमारे बॉडी में लाइपोलाइसिस कराता है, फूड का ब्रेकडाउन कराता है। लाइपोलाइसिस का मतलब क्या? फैट का ऑक्सीडेशन, मतलब फैट का ब्रेकडाउन। और अगर लाइपोलाइसिस होगा तो आपको पता है फूड के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी निकलती है, ऑक्सीडेशन में एनर्जी निकलती है, एनर्जी ENERGY, एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी का दो काम होगा। एक तो क्या, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी, ठीक है सर जी, और कुछ एनर्जी से ATP का प्रोडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ATP का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो क्या बोला मैंने कि पहली बात तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करवाता है? लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस से एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और उस एनर्जी का दो काम, कुछ तो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा और कुछ से ATP बना के रख लिया जाएगा। और इन फ्यूचर इस ATP को हम अलग अलग कामों में यूज करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, आप जानते हो ना कि जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा, फैट का ऑक्सीडेशन होगा, तो इस फैट के ऑक्सीडेशन में O2 यूज होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा सेलुलर रेस्पिरेशन, तब बताऊंगा। जो हम थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ पढ़ रहे हैं? ह्यूमन में। ह्यूमन एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। तो जो फैट का ऑक्सीडेशन होगा एरोबिक रेस्पिरेशन के माध्यम से होगा और वहां पर O2 ज्यादा से ज्यादा यूज होगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन फैट का ऑक्सीडेशन ज्यादा कराता है तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि O2 का यूज भी ज्यादा होगा? यस और नो? देखो एक बातों से कई सारी बातें भी सामने आ जाएगी स्लाइड पे। मैं कह रहा हूं कि थायरोक्सिन कैलोरीजेनिक इफेक्ट के लिए जाना जाता है, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। एनर्जी कहां से मिलेगा? लाइपोलाइसिस से, फैट के ऑक्सीडेशन से। वो एनर्जी दो काम में आ जाएगी, एक तो हीट लॉस और एक ATP प्रोडक्शन। और ये जो एनर्जी प्रोडक्शन यही है कैलोरीजेनिक इफेक्ट। उसमें वो कैलोरी मतलब एनर्जी कुछ तो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी, बॉडी को हीटिंग इफेक्ट देगी, और कुछ ATP के फॉर्म में बन के स्टोर हो जाएगी, बाद में काम आ जाएगी ATP। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फैट को तोड़ने के लिए ज्यादा O2 यूज करना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए तीन काम और करना पड़ेगा? सॉरी, दो काम और। एक तो क्या, पहले बात तो ब्रीदिंग रेट बढ़ा दो, क्योंकि आप ब्रीदिंग रेट बढ़ाओगे तभी तो O2 आप ज्यादा ज्यादा लाओगे, तभी तो आप ज्यादा ज्यादा लाइपोलाइसिस कराओगे, पहली बात। दूसरी बात, केवल आप ज्यादा O2 अपटेक करके क्या कर लोगे? अगर ब्लड उसको ज्यादा सर्कुलेट नहीं करेगा तो ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट। तो हार्ट बीट रेट HBR, हार्ट का बीट रेट भी बढ़ाओ। पर मिनट टाइम में हार्ट ज्यादा ज्यादा पंप करेगा, तो ज्यादा सांस लेके आप O2 भरे हो ब्लड में, वो ब्लड जल्दी जल्दी सर्कुलेट होगा, तो हार्ट बीट रेट भी बढ़ जाएगा और ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा। यस और नो? और एक काम और करना पड़ेगा, इतने में मजा नहीं आएगा, इतने से O2 डिमांड पूरा नहीं होगा। एक काम और करना पड़ेगा, हमारे ब्लड में O2 को कैरी करता RBC। RBC का प्रोडक्शन भी बढ़ा दो, ज्यादा से ज्यादा RBC बढ़ाओ, RBC का प्रोडक्शन भी बढ़ा दो। पता है, एक वर्ड बताया मैंने, कैलोरीजेनिक इफेक्ट, और उससे रिलेटेड कई सारी बातें आ गई। थायरोक्सिन कैलोरीजेनिक इफेक्ट शो करने के चक्कर में ये तीन काम और करता है, क्योंकि अगर वो एनर्जी प्रोडक्शन कराता है तो एनर्जी तो लाइपोलाइसिस से ज्यादा मिलता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, फैट के टूटने से ज्यादा एनर्जी मिलता है। तो लाइपोलाइसिस के लिए फैट का ऑक्सीडेशन के लिए O2 ज्यादा यूज कराना पड़ेगा। उसके लिए थायरोक्सिन ब्रीदिंग रेट भी बढ़वा देगा। कहाँ से? हमारे ब्रेन में मेडुला में सेंटर है, ब्रीदिंग सेंटर, बताया था, उसको जाके डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देगा थायरोक्सिन और ब्रीदिंग रेट बढ़वा देगा। ठीक है, इसके साथ साथ हार्ट में ऐसे नोड जो हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा होता है, उसको डायरेक्टली ऐसे नोड को थायरोक्सिन उसको एक्टिवेट कर देगा और हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा। RBC प्रोडक्शन, इसके लिए RBC का प्रोडक्शन कहाँ होता है? बोन मेरो में। बोन मेरो में जहां RBC का प्रोडक्शन होता है वहां पे जाके पॉजिटिव इफेक्ट शो कर देगा कौन? थायरोक्सिन। अब मुझे बताओ, इस वर्ड से फाइनली तीन वर्ड और आया कि नहीं आया? कि ब्रीदिंग रेट बढ़ाता है थायरोक्सिन, हार्ट बीट रेट बढ़ाता है और RBC का प्रोडक्शन बढ़ाता है। बात क्लियर हो गई? चलिए, एक बात और इसी के साथ आती है कि कैलोरीजेनिक इफेक्ट के लिए तो जाना ही जाता है कौन? थायरोक्सिन। साथ ही साथ BMR को बढ़ाता है। क्या बोला मैंने? BMR को बढ़ाता है कौन? थायरोक्सिन। समझे BMR क्या होता है? BMR होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको कहा है कि अगर कोई भी सेल जिंदा रहना चाहता है उसको लगातार मेटाबॉलिज्म चलाए रखना पड़ेगा। जिस दिन मेटाबॉलिज्म रुका, खेला समाप्त। मेटाबॉलिज्म का मतलब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों होता है। अब भाई ठीक है, कभी मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ जाता है, कभी घट जाता है ना? आप जीन रेगुलेशन भी पढ़े हो मॉलिक्यूलर में, आप मेटाबॉलिज्म भी पढ़े हो बायोमोलिक्यूल्स में, लेकिन मेटाबॉलिज्म का
बढ़ जाना घट जाना है तो रेगुलेशन है, लेकिन क्या सेल के द्वारा एक मिनिमम रेट, क्या बोला मैंने, एक मिनिमम रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म डिसाइडेड होगा कि नहीं होगा, कि अगर इससे कम मेटाबॉलिक रेट हुआ तो सेल डेड, सेल डेड। और मैंने आपको कहा था मेटाबॉलिज्म में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी बनता है, याद आ रहा है कैटाबॉलिज्म में, हेलो याद आ रहा है कैटाबॉलिज्म। तो मिनिमम मेटाबॉलिक रेट इतना चलते रहना चाहिए कि एटीपी एक मिनिमम अमाउंट में बनते रहना चाहिए, नहीं तो सेल का डेथ हो जाएगा, क्योंकि सेल की बहुत सारी इसेंशियल एक्टिविटी के लिए एटीपी जरूरी है, लगातार नहीं मिला तो सेल का डेथ हो जाएगा। तो जो मिनिमम रेट है सेल के द्वारा कि नहीं इतनी तो मेटाबॉलिक रेट चाहिए चाहिए, उसी को बोलता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर क्या होता है समझ में आया? अ मिनिमम रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल के एक्टिविटी के द्वारा मिनिमम मेटाबॉलिक रेट जो है वो बीएमआर है, पता है? बीएमआर मतलब एक मिनिमम रेट। अगर मान लो कि अब रेट उससे भी नीचे गिरने वाला है तो थायरोक्सिन क्या करेगा, बीएमआर मतलब वो मिनिमम रेट से जो नीचे गिर रहा था रेट उसको बढ़ा के बीएमआर के पास ला देगा। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि मिनिमम रेट को गिरा देगा, मिनिमम रेट एक फिक्स्ड है कि एक्स वैल्यू है, इतना तो चाहिए ही चाहिए मेटाबॉलिक रेट। अगर मेटाबॉलिक रेट इससे नीचे गिर रहा है तो मेटाबॉलिक रेट को बीएमआर बढ़ा के एक्स तक लाके ठेका देगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने एक बात सुना है, ठंडी के दिनों में थायरोक्सिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, पता है क्यों? सुना ध्यान से। हम लोग ह्यूमन होमोथर्मल ऑर्गेनिज्म है। होमोथर्मल ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो अपने बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रेंज में मेंटेन करता है, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम लोग अपनी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। समझना पूरी कहानी ध्यान से। लेकिन जब विंटर का सीजन आता है तो बाहर होता है टेम्परेचर कम और हमारे बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा पड़ जाता है बाहर के तुलना में, तो हमारे बॉडी का हीट लॉस होता है। अब अगर हमारे बॉडी का हीट लॉस हो रहा है तब तो भाई हम मर जाएंगे, हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो होमोथर्मल नहीं रह पाएंगे, हमारे बॉडी का टेम्परेचर लॉस। और हमारे सेल के अंदर मैंने कहा ना हमारे बॉडी का टेम्परेचर लॉस, वो लॉस किसके फॉर्म में हो रहा है, हीट के फॉर्म में हो रहा है। तो मतलब जो फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है वो ज्यादा हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, तो एटीपी का प्रोडक्शन घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, बोलो जल्दी से। एटीपी का प्रोडक्शन घट जाएगा ना तो सेल मरने लगेगा ना, तो उस समय थायरोक्सिन क्या करता है, आके ज्यादा से ज्यादा फैट का ऑक्सीडेशन कराता है, ज्यादा से ज्यादा फैट का ऑक्सीडेशन कराता है ताकि कुछ तो हीट लॉस भी हो जाए तो कुछ बच जाए एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, ताकि सेल का जो बीएमआर है वो मेंटेन हो जाए। मतलब मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के बीएमआर के पास लेके आ जाता है कौन, थायरोक्सिन। कितने लोग मेरी बातों को समझ पाए? मैं कहना चाह रहा हूँ विंटर के दिनों में हीट लॉस ज्यादा हो जाएगा, और अगर हीट लॉस हो जाएगा तो लाइपोलाइसिस में जो एनर्जी प्रोडक्शन हुआ तो ज्यादातर हीट लॉस में चला जाएगा। तो अगर इस एनर्जी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया गया तब तो एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा, सेल मर जाएगा, बीएमआर मेंटेन नहीं होगा, मर जाएगा सेल। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठंडी के दिनों में थायरोक्सिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा फैट का ऑक्सीडेशन होता है। इसे देखना ठंडी के दिनों में आप ज्यादा सांस भी लेते हो, ऊपर से आप ज्यादा खाना भी खाते हो, तो नहीं ठंडी के दिनों में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। क्यों मजा कुछ और है? क्योंकि ठंडी के दिनों में आप खूब खाते हो और सब डाइजेस्ट भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? कितना भी ओली चीज खा ले तो सब डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ठंडी के दिनों में जो भी डाइजेस्ट होगा उससे आपके बॉडी में एक्सेस एनर्जी नहीं आएगा, क्योंकि वो एनर्जी एक्सेस में आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि एनर्जी लॉस होगा। वो लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम है, तो आपके बॉडी में एनर्जी बना लॉस हो जाएगा, बॉडी में एक्सेस रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपने सुना ठंडी के दिनों में जो थायरोक्सिन का लेवल बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है? क्या आप हमारे बॉडी के नॉर्मल बॉडी सेल को पता चल जाता है कि ठंडी आ गया? नहीं, पता किसको चलता है? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करता है, उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मोरेगुलेशन याद आ रहा है, हेलो थर्मोरेगुलेशन। वो टेम्परेचर को सेंस कर लेता है कि टेम्परेचर कम है बाहर, तो थर्मो रिसेप्टर जाग जाते हैं और वो क्या करता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है और भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या बोलता है कि चलो अब मैं रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो आता है थायराइड ग्लैंड के पास, और थायराइड के फॉलिकुलर सेल्स को क्या बोलता है कि तुम रिलीज करो थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन क्या करता है, बीएमआर को बढ़ा देता है, और उस चक्कर में ये चीजें भी बढ़ जाती है। अब देखना ठंडी के दिनों में आपका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है, हार्ट बीट रेट भी ज्यादा होता है, इवन आरबीसी का प्रोडक्शन भी ठंडी के दिनों में ज्यादा होता है। समझ में आया? ये सब थायरोक्सिन की वजह से होता है भाई। एक स्लाइड पे कई सारे क्वेश्चन है थायरोक्सिन के, मैं पूरी कहानी का फॉर्म में सुना दी हूँ। अगर इस पूरी कहानी में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो जल्दी से। अतीक, सर हाँ बोलो। रिकैप करवा दीजिए, वो रिकैप क्या मीटिंग करा? से बाहर है, हाँ मतलब बीच में आप बाहर हो गए थे। अच्छा,
ये BMR बता रहे थे तो हाँ। अच्छा, तो बीच में मारोगे तो अभी नोट से रिकैप करा देंगे। इससे रिभा कोई दिक्कत? नो सर। अतीक, अतीक, अतीक भी बाहर है क्या? हाँ ये भी बाहर है। चलो दोबारा रिकैप सभी लोग के लिए कराएंगे, दिक्कत हो जाएगा, काम करना, वीडियो देख लेना। वैसे मैं नोट से बता रहा हूँ, अगर ज्योति समझ में नहीं आएगा ना तो लास्ट वाला वीडियो देख लेना, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए मैं ऐसे नोट से बता दे रहा हूँ, ठीक है? आ जाइए, देखिए नोट्स में सारी बातें मैंने लिख रखी है यहाँ पे। फंक्शन आ जाओ। फंक्शन में मैंने ग्रोथ में सब कुछ बता दिया कि फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ सभी के लिए जरूरी है। और ये तीनों बातों को लेते हुए मैंने क्या बोला कि थायरोक्सिन जन्म के पहले भी जरूरी है और जन्म के बाद भी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। थायरोक्सिन मेंटल डेवलपमेंट में, सीनस के ब्रेन के डेवलपमेंट में जरूरी होता है, उसको प्रमोट करता है, ठीक है? इन तीनों बातों को लेते हुए मैंने एक बात और बोला कि थायरोक्सिन ग्रोथ हार्मोन से ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है? चलिए फिर मैंने क्या समझाया कि फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में सबसे ज्यादा तोड़ता है किसको? फैट को, देन कार्बोहाइड्रेट को, देन प्रोटीन को। ये बातें मैंने लिख दी है जो मैंने बोला था, ठीक है? फिर मैंने कहा कि कैलोरीजेनिक इफेक्ट शो करता है। इसी से रिलेटेड मैंने कई सारी बातें बोली कि थायरोक्सिन का लेवल बढ़ता है विंटर के दिनों में। उससे क्या होता है? फैट का ज्यादा ब्रेकडाउन होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो जमे होते हैं वो भी टूट जाता है ठंडी के दिनों में। तो देखना, बोलते हैं कि ठंडी के दिनों में वेट घटता है, अगर आप ज्यादा नहीं खाओगे तो वेट घट जाएगा, नहीं तो ज्यादा ठूस के खाओ, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि ज्यादा फैट का ऑक्सीडेशन होगा, तो ज्यादा O2 का कंजम्पशन होगा। उसके लिए क्या होगा? हार्ट बीट रेट बढ़ेगा, आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ेगा। एक बात और लिख लो यहाँ पे, छूट गया है, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ेगा, लिख लो यहाँ पे, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। तीन बातें और हो जाएगी थायरोक्सिन के द्वारा ही, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, ऐसे नोट को बोल के, हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है? तो जो अब ये एनर्जी जो है भाई, जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो एनर्जी क्या होगा? कुछ तो लॉस हो जाएगा हीट के फॉर्म में, ठीक है? और हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा हीट प्रोडक्शन, और कुछ एटीपी के फॉर्म में बनी आ जाएगा। हिंस थायरोक्सिन रेगुलेट्स बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड बॉडी टेम्परेचर, दोनों को रेगुलेट करता है। ये सारी बातें मैंने समझाई, ठीक है? अच्छा ये दोनों काम अभी मैं समझाता हूँ। अब देखो कि कैसे हमारे बॉडी में थायरोक्सिन का लेवल रेगुलेट होता है, ठीक है? ये देख लो, ये मैंने समझा दिया। यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, थायराइड है। मैंने कहा कि जो ठंडी का दिन होता है, ठंडी के दिन में हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है, इस ठंडे से थर्मो रिसेप्टर पहचान लेता है, तो वो रिलीज करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, या फिर ये बोलो थायरोटोनिन रिलीजिंग हार्मोन। मैंने बोला था वो स्टिमुलेट करेगा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन रिलीज करने के लिए, बॉडी में थायरोक्सिन का लेवल बढ़ेगा तो हीट का प्रोडक्शन होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हीट बढ़ते चला जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। हीट जैसे बढ़ रहा है एक नॉर्मल लेवल तक आया, तो अब यही थायरोक्सिन हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को निगेटिव फीडबैक देके टीआरएच और टीएसएच का सिक्रेशन कम करवाएगा, और टीआरएच और टीएसएच का सिक्रेशन कम होने के बाद थायरोक्सिन का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा, और कुल मिला के क्या हो जाएगा? हमारे बॉडी में हीट मेंटेन हो जाएगा, ठीक है? तो ये मैंने थायरोक्सिन का सारा काम समझा दिया, बीएमआर का डेफिनेशन लिखवा दिया। अब थायरोक्सिन के दो काम और हैं, अलग से और बता रहा हूँ, ठीक है? एक तो बोलते हैं कि थायरोक्सिन हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करता है। कैसे? ये बात मैं अभी हल्के से बोल रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मैं स्क्रिप्टरी पढ़ाऊंगा उस दिन और थोड़ा इसको डिटेल में समझा दूंगा। हमारे बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं ना, उसको एक्टिवेट कर देता है कौन? थायरोक्सिन। और सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अब आप बोलोगे सर सोडियम पोटेशियम पंप तो नर्वस सिस्टम में पड़े थे। हाँ, तो वहां सोडियम पोटेशियम पंप किस चीज के लिए था? नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए। और यहाँ पे किडनी से रिलेटेड जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्प्शन में सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी को खर्चा करके चलाया जाएगा, वहां चलाया जाएगा मिनरल और वाटर के एब्जॉर्प्शन के, मतलब इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो मैं अभी ज्यादा छेड़छाड़ इस बात को करूंगा नहीं, मैं स्केटर सिस्टम में ज्यादा छेड़छाड़ इस बात को कर दूंगा। मैं तो बस अभी क्या बताना चाह रहा हूँ, एक मिनट का नोट हट गया क्या? एक सेकंड रुक जाओ यार। स्क्रीन पे तो दिख रहा है मेरे तरफ। मेरे तरफ नहीं आ रहा है, तुम तो मीटिंग से बाहर आते हो और जाते हो।
तुम अपना नेटवर्क सही क्यों नहीं करा रहे हो भाई? मेरे स्क्रीन पे कहाँ चला गया? भाग गया। पता नहीं, छोड़ो। आपको दिख रहा है तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आपके नोट्स पे स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने समझा दिया कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए जरूरी होता है कौन? थायरोक्सिन। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात, जब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा किसमें? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वहां पे एक बात फिर से याद दिलाऊंगा। अभी ज्यादा मैं छेड़ूंगा नहीं, मैं आपको बस याद दिलाता हूँ, मतलब याद दिलाऊंगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा। एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के नॉर्मल एक्टिविटी को, नॉर्मल साइकिलिंग को थायरोक्सिन रेगुलेट करता है। यस, इसलिए एक फीमेल को अच्छा खासा खाना पीना खाना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा वो खाना पीना खाएगी तो फैट के ब्रेकडाउन के लिए वैसे ही थायरोक्सिन आता रहेगा, और थायरोक्सिन आता रहेगा तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा रेगुलर रहेगा, इरेगुलर नहीं होगा। ठीक है, तो थायरोक्सिन के इरेगुलरिटी से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेशन में थायरोक्सिन का भी रोल होता है। ठीक है, तो मैंने लास्ट में जो दो काम बताए ये अदर चैप्टर से रिलेटेड है, जहां पे मैं इसको अलग से डील करूंगा। क्या? एक तो स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है, क्या वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कौन? थायरोक्सिन। कैसे? बाय एक्टिवेटिंग सोडियम पोटेशियम पंप। और एक तो क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है? हालांकि ज्यादा आपके लेवल पे चर्चा है नहीं, लेकिन डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको मोटा मोटी 3 काम बताए थायरोक्सिन का। एक तो ग्रोथ हार्मोन की तरह एक्ट करता है, मतलब ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन ये पिट्यूटरी वाले ग्रोथ हार्मोन से ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरा कि ये मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है, ठीक उसी तरीके से जैसे पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन करता है। तीसरा, कैलोरीजेनिक इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोरीजेनिक इफेक्ट से रिलेटेड 3-4 बातें और सामने आई। ठीक है, तो जिनको भी बीच में वीडियो से भाग गए, आ गए, आप ये वाला वीडियो पूरा ही देख लेना, क्योंकि अगर ये आपको समझ में नहीं आया ना अभी वाला लेक्चर, आप बीच में भागे और आए, नेटवर्क कटा नहीं कटा, अगर आप ये नहीं समझे ना तो आगे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो उसके लिए जिम्मेवार हम नहीं होंगे। क्योंकि आपको मैं कह रहा हूँ, अगर आप बीच में आगे चले गए तो आप ये आधा घंटा का वीडियो देख लो, जो भी बच्चे जिनका भी छूटा है, आधा घंटा का वीडियो देख लो दोबारा, कोई समय बर्बाद नहीं होगा, आधा घंटा का दोबारा देख लोगे। लेकिन अगर अभी समझ में नहीं आया ना तो आगे मैं बार बार थायरोक्सिन की बातें लाता रहूंगा, समझ में आएगा नहीं आपको। तो अब मैंने कहा था थायराइड ग्लैंड थोड़ा सा टॉपिक वाइज ये भी लंबा ही है, नेक्स्ट क्लास में हम थायराइड ग्लैंड समाप्त कर देंगे और पैराथायराइड भी समाप्त कर देंगे। आज आप क्या करोगे? एनसीईआरटी में होमवर्क लिखो, कोर्स में तो यहाँ तक पढ़ ही लेना, एनसीईआरटी में लिखो कहाँ तक पढ़ लेना है मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी थायराइड ग्लैंड लिखा है ना जहाँ पेज नंबर 333 पे, 333 पे, तो वहां पे थायराइड ग्लैंड का बता रहे कहाँ तक पढ़ लेना। दस लाइन, 10 लाइन, 10 थायराइड ग्लैंड के पैराग्राफ में 10 लाइन है, वो पढ़ लो, बाकी कल थायराइड ग्लैंड समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलो रिभा, एनी डाउट? नो सर। ज्योति? नो सर। ज्योति वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आगे। सर हाँ बोलो। अभी अपलोड कर दीजिएगा हाँ अभी कुछ देर जस्ट में। कर देंगे, अभी जस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल से आपकी दोनों क्लास चलती रहेगी, रिप्रोडक्शन वाला भी कल चलेगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पेपर भी डिस्कस होगा, वो मैं एक बार सबसे, अच्छा डाउट सारा भेज दीजिएगा पेपर वाला। ठीक है, वैसे मैं ग्रुप में बोल देता हूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।